क्या होते हैं, बेसिक डेफिनेशन होती है एडवर्ब्स की। एडवर्ब्स के मतलब क्या समझते हैं, जैसे एडजेक्टिव होता है हमारा वर्ब दैट क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। वो शब्द जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। और विशेषता से मतलब है उसके बारे में कुछ भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना, एडजेक्टिव। ठीक है। एडवर्ब्स क्या होते हैं, वो शब्द जो किसी भी वर्ब की विशेषता बताता है। ठीक है, यानी कि हम बेसिकली समझ सकते हैं वर्ड्स दैट क्वालिफाई वर्ब और कॉल्ड एडवर्ब्स। ठीक है, जैसे he runs, सब्जेक्ट रन्स वर्ब है हमारा, वो कैसे दौड़ता है, he runs fast। तो ये हमारा वर्ब हो गया और ये हमारा क्या हो गया, एडवर्ब। ठीक है, he writes slowly, ओके, वर्ब दिस इज एडवर्ब कि वो कैसे लिख रहा है, स्लोली, चल के लिख रहा है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं हमारी सब्जेक्ट, जो भी हमारा सब्जेक्ट उसका जो वर्ब लगा है वर्ब को क्वालिफाई करता है, ये वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है कि वो काम किस तरीके से किया जा रहा है। जैसे एक चीज देखना, हम लोग आगे से पढ़ेंगे कि वर्ब को कि किसी एडवर्ब से एडजेक्टिव बनता कैसे, एडजेक्टिव से एडवर्ब कैसे बनता है। स्लोली, स्लो से स्लोली बनता है, लेकिन फास्ट से फास्टली नहीं बनता। फास्ट का फास्ट रहता है। फास्ट अगर आप एडजेक्टिव की तरह यूज करोगे, दिस इज अ फास्ट कार, ठीक है, इज अ फास्ट रनर, कुछ भी ऐसा बोला जाए। ठीक है, तो फास्ट के साथ तो हम लोग यूज करेंगे, मतलब फास्ट एडजेक्टिव में भी वैसे ही रहता है और एडवर्ब में भी वैसे ही रहता है, लेकिन स्लो का स्लोली बन जाता है। नहीं, बहुत सारे होते हैं इसमें हम एल लगाते हैं, कुछ नहीं लगाते, तो वो चीज़ में हम आगे देखते रहेंगे। फिलहाल तो वो शब्द जो क्वालिफाई करते हैं किसी वर्ब को, उन्हें बोलते हैं हम लोग एडवर्ब। ठीक है, अब इसमें देखिए हम लोग एडवर्ब के एडवर्ब वर्ब के अलावा किसी कैसे क्वालिफाई करते हैं। जैसे आगे लिखते हैं हम लोग, क्वालिफाई एंड एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करते हैं, कैसे, he is अगर ऐसे बोला जाता है, इज एन ऑनेस्ट पर्सन। ठीक है, नाउ ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव, वो एक ऑनेस्ट पर्सन है। हमें कई बार बोलना होता है वो बहुत ऑनेस्ट पर्सन है, तो क्या बोलते हैं, इज एन वेरी ऑनेस्ट पर्सन, वेरी गुड, वेरी बैड, कुछ भी इस तरीके का हम लोग बोलते हैं। तो ये क्या होता है, ये एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाला वर्ड हमारे क्या कहलाता है, हमेशा एडवर्ब। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो एडवर्ब है वो एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है। वेरी लगाएंगे तभी एन लगाएंगे, नहीं तो हम ये लगा देंगे यहाँ पे, इज अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन। ठीक है, वो तो बस ऐसा था कि हम ऑनेस्ट के पहले, क्योंकि साउंड का उसमें तो डिफरेंस, तो अगर ऑनेस्ट पहले लगा तो ये लगाया था, ऑनेस्ट से पहले एन आएगा, अगर हम वेरी लगाएंगे पहले इज अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन, हाँ तो ये आएगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रही है, एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करते हैं। आगे देखते हैं और किसी क्वालिफाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं इसमें, जैसे बोलते हैं यू आर एब्सोल्युटली राइट। एक तो नॉर्मली आप बोलो यू आर राइट, एडजेक्टिव, यू आर एब्सोल्युटली राइट, क्या हो गया हमारी एडवर्ब। ठीक है, यू आर राइट, राइट बोले तो एडजेक्टिव क्या होता है, ये एडजेक्टिव हो जाएगा, यू आर राइट, और ये क्या है, एडवर्ब, तो इसे बोलेंगे। Adverb can also qualify
करता है, जैसे he drives fast। ड्राइव्स यहाँ पे क्या है, वर्ब है, फास्ट क्या है, एडवर्ब। अब मैं इसमें बोल सकता हूँ he drives very fast। एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, इसको हमने ऐड कर दिया, एडवर्ब को भी आगे लगा सकते हैं, यानी कि एक तरीके से एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है जो वर्ड, जो भी हमारे क्या है एडवर्ब ही होगा। तो एडवर्ब के पहले भी लग सकता है फिर से। तो he drives fast, he drives very fast। ओके, जैसे she writes very carefully। ओके, तो एक तरीके से हमारा क्या है, वर्ब है, इसके लिए she writes carefully हमारा एडवर्ब हो गया, और इससे पहले हमने और ज़्यादा लगा दिया कैसा, she writes very carefully, तो एक और एडवर्ब आ गया। ओके, नेक्स्ट एक और देखो, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन को भी क्वालिफाई कर सकता है, कैसे, जैसे अगर हम बोलते हैं the birds flew exactly over his head। ओवर, अंडर, बिटवीन, ये सब हमारे क्या होते हैं, प्रीपोजिशन होते हैं। तो ये आपका क्या है, प्रीपोजिशन था। एक तो नॉर्मली बोल सकते थे वर्ड्स फ्लू ओवर हिज हेड, हमने बोला बिल्कुल उसके सर के ऊपर से, तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन एम्फसाइज कर रहे हैं ना उस पे, एडजेक्टिव एडवर्ब लगा के। तो एग्जैक्टली क्या कर रहा है, एग्जैक्टली इस पे एम्फसाइज कर रहा है एक तरीके से, या फिर इस पे इसको क्वालिफाई कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब। ठीक है, तो द वर्ड्स फ्लू एग्जैक्टली ओवर हिज हेड, ओवर हमारा प्रीपोजिशन था, इसके बिना भी हमारा काम चल सकता था कि वर्ड्स उसके सर के ऊपर से गए। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसे क्वालिफाई कर रहे हैं बिल्कुल सर के ऊपर से। ठीक है, तो एक तरीके से एग्जैक्टली हमारा प्रीपोजिशन के पहले आ रहा है, तो प्रीपोजिशन को क्वालिफाई कर रहा है। तो एडवर्ब हमारे प्रीपोजिशन को भी क्वालिफाई कर सकता है। देख सको कंजंक्शन से पहले भी, ठीक है, जैसे he killed him simply because he refused to pay his money। उसने उसे बस इसलिए, कंजंक्शन, ठीक है, हम नॉर्मली ऐसे बोल सकते हैं he killed him because, ठीक है, तो हम इसे क्वालिफाई करना चाहते हैं और ज़्यादा उस पर जोर डाल के he killed him simply because, तो ये क्या कर रहा है, हमारे एडवर्ब हमारे कंजंक्शन को क्वालिफाई कर रहा है, केवल इसलिए, इस सेंस में। ठीक है, तो कंजंक्शन को भी क्वालिफाई कर सकता है। नेक्स्ट है एन एंटायर सेंटेंस। कभी कभी हमारे एडवर्ब जो है पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई करते हैं, कैसे, जैसे हम बोलते हैं बोलना चाहें फॉर्चुनेटली he did not receive any injury। फॉर्चुनेटली मतलब क्या होता है, सौभाग्यवश ऐसा रूप बोलते हैं कुछ, ठीक है, he did not receive an injury, उसे कोई भी चोट नहीं पहुंची। तो ये फॉर्चुनेटली हम किस बात के लिए बोल रहे हैं, इस पूरी बात के लिए बोल रहे हैं ना। तो सेंटेंस में जब स्टार्टिंग में लगाते हैं सैडली ऐसा हो गया, हैप्पीली ऐसा हो गया, फॉर्चुनेटली ऐसी अच्छी चीज हो गई कोई भी, और अनफॉर्चुनेटली कुछ बुरा हो जाता है तो उसके आगे अनफॉर्चुनेटली लगाते हैं। तो इस टाइप के वर्ड्स जो हम पूरे सेंटेंस के पहले लगाते हैं और पूरे सेंटेंस पे उनका इफेक्ट पड़ता होता है, तो वो भी हमारे क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं, और क्या कहते हैं, वो पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई करते हैं। तो दिस इज एन एडवर्ब जो सेंटेंस को क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है, कई बार एडवर्ब्स हमारे नाउन के पहले भी लग जाते हैं, देखो कब होता है, जैसे एडवर्ब, some adverbs लिख सकते हैं, some adverbs can also be used before a noun। ठीक है, तो ऑलमोस्ट एडजेक्टिव जैसे काम करता है वो, पर वहाँ पे क्योंकि नाउन से पहले बोल रहे हैं, लेकिन हाँ एडवर्ब होता है ऑलमोस्ट एडजेक्टिव का काम करेगा। जैसे हम लोग बोलेंगे ओनली राम कैन हेल्प यू। ठीक है, इस काम में तुम्हारे केवल राम ही हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो ओनली इसे क्वालिफाई करता है, ओनली ही कैन हेल्प अस। तो जब भी किसी पर्सन के लिए इस तरीके का बोलते हैं हम लोग कि हाँ केवल यही आदमी हेल्प कर सकता है, तो वो भी हमारे क्या होता है, एडवर्ब होता है। बेसिकली एडजेक्टिव हो गया क्योंकि हम एक ही पर्सन नाउन पे क्वालिफाई कर रहे हैं, लेकिन ओनली को ज़्यादातर हम लोग एडवर्ब के सेंस में भी यूज करते हैं। ठीक है,
करता है ऐसा है। देखो ये भी वही खेल है जहाँ पे हम लोग समझ रहे हैं कि हर एक चीज को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम लोग एरर्स निकालते हैं ताकि हमें पता चले कि कौन सा शब्द वहाँ पर क्या काम कर रहा है। कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पे ये लगा है तो इसका मीनिंग क्या है, क्यों यूज किया जा रहा है, ताकि हमें पता चले कि हाँ यार ये एडवर्ब है और यहाँ पे इसलिए यूज किया जा रहा है, तो ये गलत नहीं है और ये सही है। नेक्स्ट हम लोग टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स देख सकते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम, आई विल गो देयर टुमारो। ठीक है, वर्ब क्या है यहाँ पे, वो वर्ब हो गया ना आपका, कि मैं टाइम कौन सा वर्ड बता रहा है, Tomorrow. तो हमारी क्या हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम, कि मैं वहां कल जाऊंगा। ठीक है, अब इसी में देख लो एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या हो जाएगा, ठीक है ना, कहाँ पे, वहां जो जगह के बारे में, तो हियर देयर और कोई भी जगह का हम यूज करते हैं तो हमारा क्या होगा एडवर्ब हो जाएगा, जैसे टुमारो टुडे, ठीक है, नाउ देन, इस टाइप के शब्द यूज करते हैं। आई विल गो देयर नाउ, वक्त का कोई भी आइडिया दे रहा है ना वो, तो वर्ब कोई भी एक्शन किस समय में किया जा रहा है उस शब्द का जो आइडिया देगा, उस काम का जो आइडिया देगा, उसे बोलते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। टुडे, टुमारो, लास्ट वीक, नेक्स्ट वीक, लास्ट ईयर, ये सारे क्या होते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम होंगे। ठीक है, क्योंकि किसी ना किसी एक्शन से जोड़ के हम इस बात को बोल रहे होते हैं। नेक्स्ट देखो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, जैसे वर्ड यूज करते हैं फ्रीक्वेंटली, ऐसा होता है, फ्रीक्वेंटली का मतलब अक्सर इस तरीके का होता रहता है। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि कोई भी चीज, कोई भी एक्शन अपने आप को कितने टाइम में रिपीट कर रहा है। ठीक है, कोई भी चीज, कोई भी एक्शन है वो अपने आप को कितने अंतराल में हो रहा है दोबारा से। जैसे कोई चीज बोलते हैं कोई चीज साल में 2 बार होती है, इट हैपेंस ट्वाइस इन अ ईयर, ट्वाइस, थ्राइस, वंस, नेवर, अक्सर, ऑफन। ठीक है, ये सारे वर्ड्स, बहुत कम होती है कुछ चीज, रेयरली। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स क्या होते हैं हमारे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, रेयरली, ऑलवेज, ठीक है, ऑफन, ट्वाइस, वंस, नेवर, एक्सेट्रा। अब देखो नेवर है, नेवर कैसी फ्रीक्वेंसी हो गई, किस चीज की फ्रीक्वेंसी 0 है तो क्या हो गया नेवर है, कभी नहीं होता ऐसा। ठीक है, ही इज ऑलवेज, ऐसे बोल सकते हैं, he comes always on time। ठीक है, he has never taken bribe। ठीक है, कोई भी एक्शन के लिए इट happens twice a year, साल में 2 बार होता है। ठीक है, तो नेवर, ऑलवेज, रेयरली, इट रेयरली हैपेंस, बहुत कम होता है। ठीक है, तो ये सारे क्या होंगे वर्ड्स जो हमारी फ्रीक्वेंसी बता रहे हैं किसी एक्शन। देखेंगे एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। एडवर्ब क्वांटिटी में क्या जाएगा, जैसे कंप्लीटली, फुली, मच, ठीक है, व्हाट एल्स, टू, है ना, कोई भी वर्ड इस टाइप के वर्ड्स इसके अंदर आते हैं, कंप्लीटली, फुली, मच, टू। ठीक है,
इनकी यूज हालांकि हम लोग अलग से पढ़ेंगे, लेकिन मैं बता दूं एडवर्ब होता है कैसे, जैसे द मूवी वाज टू बैड, कितनी खराब थी, बहुत। क्वांटिटी बता रहे हैं ना, मतलब क्या, मतलब एक तरीके से क्वांटिटी का मतलब है कि कुछ स्केल अपने नाम लिए हुए बहुत खराब थी ऐसा, ठीक है। आई एम फुली प्रिपेयर्ड, मैं कितना तैयार हूँ, पूरी तरीके से। ठीक है। वेरी भी लगभग इसी में आ जाता है, कितना खुश है, बहुत खुश है, वेरी मच, ठीक है। ये वाले सारे वर्ड्स जो बताने कोई भी काम कितना हद तक हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है एडवर्ब एक्सटेंड। एक्सटेंड ऑलमोस्ट किसी का काम करता है, ठीक है। एक्सटेंड क्या दिखाते हैं कि कोई चीज कितनी हो चुकी है ऐसा। सो फार Mercury has not crossed the danger mark. So far का मतलब क्या होता है, बहुत दूर नहीं, जैसे हाँ ऐसे बोलते हैं हम लोग, माई हाउस इज वेरी फार यहाँ फ्रॉम हियर, सो फार नहीं बोलेंगे, वेरी फार बोलते हैं, ठीक है। सो फार हालांकि हम लोग नॉर्मल भाषा में यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो सो फार अगर ऐसे बोला जा रहा है, इसका मतलब है अभी तक ऐसा हुआ है, अभी तक मरकरी ने डेंजर मार्क क्रॉस नहीं किया है, ऐसा कब बोलेंगे हम लोग, मरकरी क्या हुआ यहाँ पे, प्लैनेट नहीं, मरकरी मतलब थर्मोमीटर। जब बोलते हैं अभी तक तापमान खतरे के पार नहीं है, मतलब ठीक है अभी नॉर्मल चल रहा है टेम्परेचर ऐसा वाला, ठीक है। तो मरकरी, सो फार मरकरी हैज नॉट क्रॉस द डेंजर मार्क, यानी मरकरी ने अभी तक डेंजर मार्क क्रॉस नहीं किया। तो बेसिकली हम टेम्परेचर की बात कर रहे होते हैं। न्यूज़पेपर में कई बार जब हेडलाइंस आती है मरकरी राइज अगेन, मतलब फिर से गर्म बढ़ गई, गर्मी बढ़ गई, ठंड बहुत ज़्यादा रहती है, मरकरी फॉल्स, मरकरी फॉल्स मतलब टेम्परेचर गिर गया, ऐसे ही काम करता है थर्मोमीटर, गर्म होता है तो मरकरी राइजेस और ठंडा होता है तो नीचे आता है। तो इस तरीके से हमने से बोला है। तो सोफार मतलब अभी तक ऐसा, ठीक है। और कई बार देखा है तो सोफार टू भी सोफार की तरह यूज किया सकता है, बहुत ही ज्यादा कोई हद दिखा रहा हो किसी चीज की, तो ये लगभग मिलते जुलते से होते हैं, ओके। लेकिन हमें सोफार का मतलब पता चलना चाहिए लिमिट, ठीक है। अब देखो वर्ड्स में मैं डिफरेंस बताता हूँ। एक वर्ड होता है हमारा एक्सटेंड, इसका मतलब हो गया हद, लिमिट। एक्सटेंड इसका मतलब होता है इंक्रीज, बढ़ाना। एक्सटेंशन वर्ड यूज करते हैं लोग, एक्सटेंशन तो किससे बनता है, इससे। इवन हमारा जो वायर एक्सटेंशन जो होता है, ठीक है, वो लाइट वाला जो यूज करते हैं लोग वायर, तो उसे एक्सटेंशन बोलते हैं, इससे बनता है एक्सटेंड से, ठीक है। एक वर्ड और होता है एक्सटेंड, TENT, इसका मतलब होता है सर्वाइव, देखो ये समझ, ठीक है। तो एक्सटेंड, लिमिट, एक्सटेंड, इंक्रीज, एक्सटेंड, सर्वाइव, ठीक है। सर्वाइव का मतलब ये है कि कोई चीज अभी भी एग्जिस्ट कर रही है, सर्वाइव कर रही है, ठीक है। तो कोई चीज के लिए बोल सकते हैं स्टिल एग्जिस्टिंग, ऐसे सेंस में बोलेंगे कि अगर कोई चीज अभी भी एग्जिस्ट कर रही है, सर्वाइव कर रही है, तो वहाँ पर हम इसे यूज कर सकते हैं एक्सटेंड, कहीं लिखा हो तो उसका मीनिंग ये होगा, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत ही सिंपल था, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। अफर्मेशन मतलब क्या होता है, अफर्मेशन का मतलब क्या होता है, अफर्मेशन बोलते हैं, अफर्मेटिव बोलते हैं, तो कौन से होते हैं, पॉजिटिव,
अफर्मेशन का मतलब होता है किसी से जैसे अफर्मेशन का मतलब हमेशा होगा पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब है किसी से हाँ में जवाब देना। ठीक है, अगर हम वैसे बात करें कि अगर हमने बोला कि आई आस्क्ड हिम फॉर समथिंग, कोई भी चीज़ के लिए मैंने उससे पूछा एंड ही आंसर्ड अफर्मेटिवली। आंसर्ड अफर्मेटिवली का मतलब उसने हाँ में जवाब दिया। तो अफर्मेशन हमेशा हाँ पॉजिटिव उससे रिलेटेड होता है। ठीक है, आई विल गो टू द पार्टी, तो इसमें जब हम लोग वर्ड यूज करते हैं आई विल गो टू द पार्टी, तो नॉर्मल वर्ब हो गया, मैं जरूर जाऊंगा। आई विल डेफिनेटली गो टू द पार्टी, आई विल श्योरली गो टू द पार्टी, सर्टेनली। इस तरीके के जो शब्द होते हैं जो पॉजिटिव बात ऐड करते हैं आपके कोई भी सेंटेंस में, उसे बोलते हैं एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। अब नेक्स्ट देखो इसी में आएगा एडवर्ब ऑफ नेगेशन। अब इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, जैसे सेम सेंटेंस है, हमने वर्ब सेम लिखा बिल्कुल, गो टू द पार्टी। ठीक है, इसमें हमारा क्या हो जाएगा, आई विल नॉट गो टू द पार्टी। यहाँ पे एडवर्ब क्या हो गया, नॉट। ठीक है, जो बता रहे हैं पार्टी में नहीं जाऊंगा, तो देखो सेंटेंस वही था, हमने बस क्या किया, एडवर्ब चेंज किया। आई विल नेगेशन, NEGATION। ठीक है, ये जी है, ये NE है। ठीक है, वो लिखते हैं एडवर्ब ऑफ कंट्रास्ट। कंट्रास्ट का क्या मतलब होता है, डार्क नहीं, ज्यादा ब्राइट नहीं, डार्क नहीं। एक्चुअली कंट्रास्ट क्या होता है, कंट्रास्ट मतलब ऑपोजिट। कंट्राडिक्टरी वर्ड यूज करते हैं, तो कंट्राडिक्टरी जो शब्द है, कंट्राडिक्ट करना, उनने मेरी बात का अपोज किया, कंट्राडिक्ट किया, उल्टा। एक्चुअली तो अच्छा टीवी में देखा होगा कंट्रास्ट होता था, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी में, जब ब्राइटनेस का कलर भी होता है कंट्रास्ट, मोबाइल में भी होता है, बढ़ाने घटाने के लिए कंट्रास्ट। ठीक है, तो कंट्रास्ट टीवी में हो जाता है, अगर ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देखो उसमें होता था पहले। कंट्रास्ट बेसिकली होता है बैलेंस। बैलेंस एक्चुअली बैलेंस नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट का बैलेंस होता था उसमें, या किसी भी अगर आप कलर में भी देख रहे हो, तो कंट्रास्ट का मतलब होता है कि दो अपोजिट कलर्स का बैलेंस कितना होना चाहिए। तो हम जब उसे घटाते या बढ़ाते थे तो एक चीज़ को डार्क या लाइट ऐसा करते थे। ब्लैक एंड व्हाइट टीवी में दो ही कलर होते थे, ब्लैक और व्हाइट, तो उसमें कंट्रास्ट वही होता था। ब्राइट का तो पता है, देखिए ना ब्लैक एंड टीवी, ब्राइट का तो पता है, खत्म करके तो बिल्कुल काला हो जाता था, बढ़ाते तो एकदम व्हाइट स्क्रीन आती है। ठीक है, लेकिन कंट्रास्ट कभी समझ नहीं आता था, इधर अच्छा लग रहा है इधर अच्छा लग रहा है, वो केवल बैलेंस होता था ब्लैक और व्हाइट का। ठीक है, जब आप कम कर देते थे या कोई भी चीज़ होती तो वो ब्लैक कलर ज़्यादा उभर के आ रहा है और व्हाइट कलर थोड़ा डार्क मतलब हल्का हो गया। जब बढ़ाते हैं तो उनका बैलेंस कम होना शुरू होता है और डार्क वाला हल्का हल्का व्हाइट होना शुरू हो जाता है, ऐसा तो कम ब्लैक दिख रहा होता है। तो कंट्रास्ट बेसिकली ऑपोजिट के यूज़ करते हैं। कॉन्ट्रा गेम खेला है कभी, कॉन्ट्रा खेला था गेम, कॉन्ट्रास्ट ही वर्ड दिखा रहे, वो भी इसी से ही वर्ड से बनाते हैं ऐसे। तो कंट्रास्ट का मतलब क्या होता है, ऑपोजिट, तो सेंस में यूज़ करते हैं। शर्ट नहीं हम देखते शर्ट और पैंट, इस शर्ट के साथ में वाली पैंट्स जाएंगे सही, है ना, कंट्रास्ट पे इसके साथ ही कलर कंट्रास्ट कर रहा है, ये सही आएगा। तो बेसिकली कॉम्बिनेशन वैसे देख रहे होते हैं कि इसके अपोजिट क्या अच्छा लगेगा, तो वो होता है। और कंट्राडिक्टरी वर्ड जब हम यूज़ करते हैं, कंट्राडिक्टरी बहुत कॉमनली वर्ड यूज होता है, वो हमारे आइडियाज़ को कंट्राडिक्ट कर रहा है, मतलब हमारे आइडियाज़ को अपोज कर रहा है, हमारे आइडियाज़ का उल्टा बोल रहा है, कंट्राडिक्ट करना। ठीक है, कंट्रास्ट में क्या होता है, सेंटेंस में देखो क्या होगा, दो he did work hard yet he qualified the examination।
अब देखो क्या है, इधर देखो सेंटेंस पहले, दो ही डिडंट वर्क हार्ड, किसी इंसान ने ज्यादा मेहनत नहीं करी है तो एग्जाम क्वालिफाई करना चाहिए नहीं? नहीं। लेकिन हमने क्या लिखा, फिर भी एग्जाम क्वालिफाई कर लिया। तो बेसिकली इस वाले पार्ट का कंट्रास्ट यहाँ पे हो रहा है। तो जब भी तुम ऐसा बोलते हो कि ऐसा था फिर भी ऐसा हो गया, ये सेंटेंस जब हम फिर भी लगा के बोलते हैं हमेशा सेंटेंस हमारे कैसे बन रहे होते हैं, यहाँ पे कुछ हुआ, हम उम्मीद कुछ और कर रहे थे, फिर भी ऐसा हो गया, ठीक है। तो उनसे बोलते हैं एडवर्ब कंट्रास्ट, और इसमें क्या आता है हमेशा दो या फिर ऑल्दो। सेम मीनिंग होता है, हम कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होंगे कहाँ क्या लगाना है। एग्जाम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस लगती है, पाँचा हालांकि लोग समझा देते हैं कि ये डिफरेंस है वो डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस इनमें नहीं है। यू कैन यूज, इसकी जगह ये भी यूज कर सकते हो। ऑल्दो ही डिडंट वर्क हार्ड येट ही क्वालिफाइड द एग्जाम। इसमें सबसे जरूरी चीज ये है, ये कंजंक्शन, या तो यहाँ पे येट आएगा या फिर यहाँ पे कॉमा आएगा, ठीक है। या तो यहाँ पे येट आता है, सुन लो सबसे जरूरी चीज, या तो यहाँ पे येट आएगा या फिर कॉमा आएगा। फिर क्वेश्चन कहाँ पे आता है, क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन में क्या लगा देते हैं यहाँ पे बट, जो कि सुनने में गलत लग ही नहीं रहा होता। he didn't work hard but he qualified the exam, सुनने में सही लगता है, ठीक है। क्वेश्चन इसीलिए हमेशा ऐसे ही मिलता है, यहाँ पे या तो बट लगा देते हैं, कुछ और लगाएंगे, येट हटा देंगे, तो यहाँ पे बट नहीं आएगा, बस कॉमा लगाए। अगर येट नहीं लगाए तो कोई दिक्कत नहीं है, येट नहीं लगाए केवल कॉमा है तो भी ठीक है, लेकिन हाँ बट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन ज़्यादातर बट लगा के बनता है इसमें, ठीक है। तो ऑल्दो ही डिड वर्क हार्ड बट ही क्वालिफाइड द एग्जाम, नहीं येट ही क्वालिफाइड द एग्जाम। येट का मतलब होता है फिर, इसका उल्टा भी हो सकता है, ऑल्दो he worked hard yet he did not qualify the exam, हालांकि उसने काफी मेहनत करी। तो ये क्या सेंटेंस अगर झूठा है, उसने मेहनत करी होगी, दिख नहीं रहा होगा मैं। जैसे कुछ होता है आपने कहा तो बोलते हैं नॉट येट, अब वो इस उसे बताएंगे, वो याद नहीं होता, ठीक है। वो येट होता है अभी तक नहीं वाला, जैसे एक तो येट वाला हो गया, ये फिर भी वाले सेंस में यूज करते हैं हम लोग। वो होता है नॉट येट, जब वो वाले यूज करते हैं येट, ये सेंटेंस के लास्ट में आता है हमेशा, हमेशा किसी भी सेंटेंस के आखिर में आएगा, और इसका मतलब होता है अभी तक ये काम नहीं हुआ है। जैसे दे हैवंट अराइव्ड येट, ये हम तब यूज करते हैं जब कोई काम हो जाना चाहिए था और नहीं हुआ है, हमारी उम्मीद के साथ तब तक हो जाना चाहिए था तब और नहीं हुआ है, तभी यूज करते हैं। वो अभी तक नहीं आया, ऐसा हम कब बोलेंगे, जब होना जाना चाहिए था। ट्रेन अभी तक नहीं आई, वो अभी तक काम कर रहा है, स्टिल वर्किंग। तो अब देखो अभी तक काम कर रहा है, यहाँ पे दो वर्ड से जो कंफ्यूज करते हैं, येट और स्टिल, क्योंकि दोनों को हम लोग हिंदी में अभी तक वाले सेंस यूज करते हैं। वो अभी तक काम कर रहा है, ही इज स्टिल वर्किंग। तो कोई काम जो अभी भी चल रहा है उस सेंस में हम लोग बोल रहे हैं, तो हम आप यूज करते हैं स्टिल, वो अभी भी काम कर रहा है, उसने अभी तक काम कंप्लीट नहीं किया, he hasn't finished the work yet। तो येट आप यूज करोगे, येट सेंटेंस के लास्ट में आता है, ठीक है, और स्टिल सेंटेंस के बीच में आता है, जो जनरली ये दिखाता है कि काम अभी भी कॉन्टिन्यूस है, और ये दिखाता है कि काम अभी तक हुआ नहीं है उस वाले सेंस में, ठीक है। अब इसमें देखिए एडवर्ब की पोजीशन पे कई बार एडवर्ब का सेंटेंस का मीनिंग चेंज होता है, ठीक है। जैसे अगर इस चीज को समझे, पोजीशन ऑफ एडवर्ब, जैसे कि मैं बोलता हूँ ओनली ही कैन प्ले क्रिकेट, क्या मैं बोलूँ, ही कैन, वो ही खेल सकता है ना, उसमें क्रिकेट खेल सकता है, केवल वही खेल सकता है, वो केवल क्रिकेट ही खेल सकता है। अरे सर, तो मतलब वर्ब की पोजीशन में या सेंटेंस की मीनिंग में एडवर्ब की पोजीशन का भी हाथ होता है, और बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जहाँ पे हम लोग एडवर्ब की पोजीशन को ध्यान में रखें कि ये काम यहीं पे रख के किया जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें adverb of frequency is
बिफोर द मेन वर्ब। एडवर्ब फ्रीक्वेंसी को हम लोग हमेशा मेन वर्ब से पहले रखते हैं। जैसे ही इज ऑलवेज ऑन टाइम, ठीक है। या फिर ये ऐसे बोलेंगे, तो मेन वर्ब is always seen roaming around the canteen। ठीक है, जैसे ही comes home late। अब मुझे इसमें ऑफन लगाना है, कहाँ लगाऊंगा? ऑफन लगाना है वो अक्सर, हाँ, तो यहाँ पे क्या आएगा? ही ऑफन कम्स होम लेट। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, मेन वर्ब से पहले ऑलवेज, एडवर्ब फ्रीक्वेंसी हमेशा, अक्सर, ही ऑफन कम्स होम लेट। तो एडवर्ब फ्रीक्वेंसी को हम लोग जनरली कहाँ पे यूज करते हैं? हमेशा मेन वर्ब से पहले। ऐसा नहीं होगा ही कम्स होम लेट ऑफन, ही कम्स होम लेट ऑफन। कई बार ऐसा होता है, मैं समझ नहीं आ रहा था कहाँ लगाना है, जब भी लगा देते हैं। ही कम्स होम लेट ऑफन नहीं, ही ऑफन कम्स होम लेट। हमेशा एडवर्ब फ्रीक्वेंसी पहले, एडवर्ब फ्रीक्वेंसी मेन वर्ब से पहले आता है। एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस एंड टाइम आर रिटन इन दिस ऑर्डर। इसी ऑर्डर में लिखे जाते हैं। पहले एडवर्ब ऑफ मैनर, फिर प्लेस, फिर टाइम। ठीक है, एडवर्ब मैनर क्या होता है? एडवर्ब मैनर सबसे बेसिक जो हम लोग यूज करते हैं, ही ड्राइव्स कार फास्ट। कैसे चलाता है? फास्ट। मैनर जो हम लोग बेसिकली, जो बेसिक हम लोग उससे समझते थे, किसी के एडवर्ब से समझते हैं, ठीक है, वो हमारा क्या होता है? एडवर्ब मैनर, ये काम किस तरीके से किया जा रहा है। और ये सब कुछ वहां पर आता है, ये मेन वर्ब से बात आता है सब कुछ। केयरफुली राइट द बुक यू स्टडी एट होम। सेंटेंस पढ़ के मैं समझ में तो आ गया कि क्या हुआ, उसने बुक केयरफुली पढ़ी, ध्यान से पढ़ी, घर पे कल ऐसा। मेन वर्ब के बाद आता है, ठीक है, हाँ। तो सर तो यस, तो मेन वर्ब के बाद शुरू होगा। तो सही सेंटेंस क्या बनेगा? वाला सेंटेंस गलत है, सही वाला क्या होगा? ही रेड। अब देखो, मेन वर्ब है तो मेन वर्ब के बाद आएगा, और अगर मेन वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट भी दिया है, ठीक है, तो मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट उसके बाद आएगा। क्या होगा? ही रेड द बुक केयरफुली एट होम yesterday। He read the book carefully at home yesterday। ठीक है, ऑर्डर हमारा ये रहेगा, मैनर, प्लेस एंड टाइम। किस तरीके से पढ़ी? केयरफुली पढ़ी, कहाँ? घर पे, एंड टाइम yesterday। कम को रैप के साथ एडवर्ब ऑफ होम पहले, एडवर्ब क्या बोलेगा? एडवर्ब प्लेस पहले आएगा, फिर एडवर्ब ऑफ मैनर आएगा। क्या मतलब इसका? जैसे द स्टूडेंट्स वेंट, वो का वेंट होम, किस तरीके से?
समझ में आई ये समझ में आई साइंटिस्ट मिलते हैं कभी एरर मिलता है कभी देखो ऐसा होता है रूल्स बहुत सारे होते हैं हमें बस रिवाइज करते रहना होता है क्वेश्चंस करते रहना होता है इसलिए प्रैक्टिस करते रहना मिसलीनियस क्वेश्चन बहुत जरूरी होता है क्योंकि उसमें सारे रूल्स मिलते रहते हैं कोई भी एग्जाम की बात करें अगर ऐसा कोई सेंटेंस है क्या होगा इसमें ठीक है सेंटेंस ठीक है गलत है ठीक है ठीक है ना एडवर्ब सी सैंग वेल एडवर्ब मैनर प्लेस एंड टाइम अब किसी भी क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है क्या करेंगे यहाँ पे लगा देंगे शी sang in the town hall well last night अगर क्वेश्चन इस तरीके से आता है एडवर्ब के अगर क्वेश्चन मिलता है ठीक है तो बस हमें पता है क्या करना है तो उधर लगा देना है शी sang well in the town hall last night आगे बढ़ा जाएगा हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स मतलब टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स नहीं मतलब अलग अलग एडवर्ब के यूजेस ठीक है किसको कैसे यूज किया जाना चाहिए जैसे टू कैसे यूज करते हैं टू को ज्यादा है ना कितना ज्यादा अच्छा ज्यादा है बुरा ज्यादा टू को जब यूज करते हो ठीक है हाँ तो कैसा है ज्यादा बैड वाले सेंस यूज करते हैं ठीक है देखो टू का हमेशा मतलब क्या होता है मोर देन रिक्वायर्ड टू मीन्स मोर देन रिक्वायर्ड जितनी जरूरत थी उससे ज्यादा ठीक है जैसे हम लोग बोलेंगे द कॉफी इज टू हॉट भाई जितनी गर्म चीज उससे ज्यादा गर्म है अभी ठीक है 2 मिनट रख के पियोगे ऐसा वाला ठीक है तो इसीलिए आप किसी चीज को टू गुड नहीं बोल सकते आप ये नहीं बोल सकते आई एम टू ग्लैड टू मीट यू he is too glad I'm too glad to meet you का मतलब क्या होगा ऑल्दो मैं बताऊंगा कि हम टू तो इसमें ये कहा था एक्चुअली जब हम लोग टू को यूज करते हैं जनरली यूज्ड विद नेगेटिव एडजेक्टिव्स कि ये बोला था इसलिए टू को हम लोग ज्यादा नेगेटिव एडजेक्टिव के साथ यूज करते हैं नेगेटिव क्योंकि नेगेटिव सेंस में बोल रहे हैं टू बैड ठीक है ही इज टू विकेड टू क्रूअल नेगेटिव के साथ ज्यादातर बोला था क्योंकि मोर देन रिक्वायर्ड ज्यादातर बुरी चीजों के लिए बोला था अच्छी चीजों के लिए इंसान क्या बोलेगा ठीक है अच्छा तो और ज्यादा दे दो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है आई एम टू हैप्पी ऐसा कुछ नहीं आई एम वेरी हैप्पी तो उसके लिए जो दूसरा वर्ड है जो पॉजिटिव में यूज करते हैं वो है हमारे पास वेरी वेरी आप यूज करते हो आई एम वेरी हैप्पी ठीक है आई एम टू हैप्पी गलत होगा बोलना टू हैप्पी का मतलब हुआ जितना जरूरत है उससे ज्यादा इसलिए सेंटेंस आई एम टू ग्लैड टू मीट यू का मतलब क्या हुआ मैं तुमसे मिलकर इतना खुश हूँ जितना नहीं होना चाहिए ठीक है तो कुछ है इसके वजह से इसलिए हम लोग इसे अवॉइड करते हैं टू हम लोग यूज करते हैं हमेशा नेगेटिव के साथ में ठीक है तो मोर देन रिक्वायर्ड इसका मतलब होता है इसीलिए द वेदर इज टू कोल्ड आउटसाइड ठीक है भाई बहुत ज्यादा ठंड है तो ऑफ कोर्स हमारा मतलब होता है थोड़ा कम होगी तो भी चलेगा ऐसे बोला जाए तो ठीक है टू इज ऑलवेज मोर देन रिक्वायर्ड हालांकि हमने कहा कि टू अब इसमें है समटाइम्स टू के साथ में जब हम लोग इन्फिनिटिव लगाते हैं इन्फिनिटिव का मतलब क्या हुआ 2 plus v1 2 plus वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो समटाइम्स इसके साथ में पॉजिटिव एडजेक्टिव्स कैन आल्सो बी यूज्ड पॉजिटिव एडजेक्टिव्स
कैन आल्सो बी यूज्ड। लेकिन सेंटेंस हमारा नेगेटिव सेंस ही देगा। कैसे? नेगेटिव हमेशा नेगेटिव सेंटेंस सेंस कैसे देगा? मैं बोलूंगा द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू। द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू, यानी कि खबर इतनी ज्यादा अच्छी है कि विश्वास नहीं हो रहा है इस पे, कैसा हो सकता है? कब बोलेंगे ऐसा? कोई भी खबर ऐसी सुना दी कि मोदी ने सबके अकाउंट में 15,000 भेज दिए, ठीक है, तुम सुनोगे खबर बहुत अच्छी लग रही है सुनने में, लेकिन विश्वास नहीं होगा, ठीक है। तो न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू, ऐसा नहीं। तो ऑफ कोर्स टू गुड हम टू प्लस वन यूज कर रहे हैं, ओके, फर्स्ट में हमें आ गई टू गुड टू बी ट्रू। ऐसे ही सेंस में हम लोग टू गुड यूज करते हैं, टू के साथ इंफिनिटिव लगा के, तब उसके साथ पॉजिटिव भी आ सकता है, ठीक है। या फिर जैसे और क्या होगा? पॉजिटिव सेंटेंस मतलब वो सेंटेंस पॉजिटिव होगा लेकिन नेगेटिव एलिमेंट जरूर जुड़ा होगा। कैसे? जैसे बोलेंगे हम लोग द मूवी इज टू गुड टू मिस। अब ये पॉजिटिव बात कह रहा है लेकिन ना वाला सेंटेंस रहेगा। द मूवी इज टू गुड टू मिस का मतलब होगा मूवी इतनी अच्छी है कि हमें मिस नहीं करनी चाहिए, ठीक है। जैसे हम लोग बोलेंगे ही इज टू इंटेलिजेंट टू बी चीटेड। क्या मतलब होगा? चीटिंग करने की होगी। वो इतना ज्यादा इंटेलिजेंट है कि उसे चीट नहीं कर सकते, वो इतना स्मार्ट है, वो इतना इंटेलिजेंट है कि उसे चीट नहीं किया जा सकता। ही इज टू इंटेलिजेंट टू बी चीटेड, ठीक है, कि वो इतना इंटेलिजेंट है कि उसे चीट नहीं कर सकते। यूज समझ में आया? ये वाले यूज समझते हो, यूज को समझो बस यहाँ पे भी, अभी इतना कुछ रूल फॉर्मूले की तरह याद करने की जरूरत नहीं है। द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू, खबर इतनी ज्यादा अच्छी विश्वास नहीं हो रहा। इज टू इंटेलिजेंट टू बी चीटेड, ठीक है, कि वो इतना इंटेलिजेंट है कि उसे चीट नहीं कर सकते। द मूवी इज टू गुड टू मिस, मूवी इतनी अच्छी है कि उसे मिस नहीं करना चाहिए या मिस नहीं कर सकते, देखनी पड़ेगी ऐसा, ठीक है। तो इस टेंस में से बोला जाता है और सेंटेंस ठीक होता है। बाकी आप केवल ऐसे यूज कर रहे हो, वेदर इज टू गुड टू हॉट, कुछ भी ऐसा, मतलब मोर देन रिक्वायर्ड, इसलिए ज्यादातर इसे नेगेटिव या अनप्लेजेंट, नेगेटिव से ज्यादा अच्छा वर्ड होगा यहाँ पे अनप्लेजेंट एडजेक्टिव, ठीक है। अनप्लेजेंट एडजेक्टिव जो होते हैं, अनप्लेजेंट से ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, तो ये ज्यादातर प्लेजेंट के साथ यूज नहीं किया जाता, ठीक है। आगे बढ़े, लिखिए। चलिए अब पढ़ते हैं। तुम्हें सुना है? सुना है, मजदूर सुना है? आज सुनोगे। टू मच हमेशा यूज किया जाता है किसके साथ में? नाउन के साथ में। मच टू यूज किया जाता है एडजेक्टिव के साथ में, ठीक है। His words
गिव मी टू मच पेन। क्या मतलब हुआ? इसके शब्दों ने मुझे बहुत तकलीफ दी। पेन क्या है? नाउन है। कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। पेन नाउन है, ठीक है। उसके साथ आप यूज कर सकते हो टू मच, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बोलूँ his words were too much painful। अभी सुनने में तो सही लग रहा होता है क्योंकि हमने टू मच ही पढ़ा है। अब पेनफुल वहां पे क्या है? एडजेक्टिव है, क्योंकि किसकी विशेषता बता रहा है? वर्ड्स की। वर्ड्स कैसे थे? पेनफुल थे, ठीक है। तो यहाँ पे टू मच नहीं आएगा, क्या आएगा? ठीक है। His words were much too painful। याद रखना, टू मच आता है हमेशा हमारे नाउन के साथ में, और मच टू आता है हमारा एडजेक्टिव के साथ में। आगे बढ़ते हैं। देखो इसके यूजेस, अभी इसमें कहीं भी सेंटेंस लिखोगे टू मच बहुत ही कॉमन सा है, कहीं भी लिखा देखोगे, ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं कैसा। क्या मतलब होगा? The room is too much small to accommodate all of us। सेंटेंस में हम कहना क्या चाहेंगे कि रूम बहुत ज़्यादा छोटा है हम सबको अकोमोडेट करने के लिए, हम सबको मतलब उसमें आ पाए इसके लिए, ठीक है। तो आपको अगली बार चेक क्या करना है, बस मैं वो बता रहा हूँ कि सॉल्व कैसे करना है। कहीं भी टू मच लिखा देखोगे तो रूल याद आ जाना चाहिए कि आज हमने ऐसा कुछ पढ़ा है। बस अगला शब्द देख लो, एडजेक्टिव है नाउन है। नाउन है तो ठीक है, एडजेक्टिव है तो क्या हो जाएगा? ठीक है। दिस रूम इज मच टू स्मॉल टू अकोमोडेट अस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? मच टू आएगा क्योंकि आगे क्या स्मॉल एडजेक्टिव रूम के लिए बोला जा रहा है। ऐसे यूज करना है ऐसे। टू का एक यूज हम लोग ऑल्सो वाले सेंस में भी करते हैं। करते हैं नहीं? ऑल्सो वाले सेंस में, ऑल्सो मतलब ऑल्सो उसका मतलब होता है ये भी, मैं भी, ऐसा वाला, ठीक है। मी टू। मी टू ऐसे बोलते हैं। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर टू यू टू। टू यू टू, टू क्या होता है एक्चुअली वहां पे? ऑल्सो। ही टू इज गोइंग विद अस, ही इज ऑल्सो गोइंग विद अस बोलते हैं। he too is going with us, तो टू वहां पे क्या होता है? also वाले सेंस में यूज होता है। पता है ना क्या यूज? अगर किसी के लिए बोले तो टू का एक यूज also वाले सेंस में भी होता है, जो कि बहुत ही कॉमन है, ठीक है। किसी के लिए भी हम लोग टू बोलते हैं ना, हैप्पी बर्थडे टू यू टू, सब बोलता है, जब दोनों का बर्थडे एक साथ होता है बोलेंगे ऐसा, ठीक है। जैसे he too is going with us, यहाँ पे क्या हो जाएगा? He is also going with us, ये मतलब होगा। वो भी हमारे साथ चल रहा है। He too is going with us।
आया समझ में? तो टू की हमने काफ़ी सारी यूज देखे भी। आगे बढ़ते हैं, देख सकते हैं कुछ नया यूज ऑफ सो। ठीक है, सो को कैसे यूज करते हैं हम लोग? अगर ऐसे बोला जाए तो ये सेंटेंस गलत होता है, ठीक है, ये सो रिच गलत होगा। ही इज, क्या बोलेंगे, ही इज वेरी रिच, अब ये सेंटेंस सही होगा। देखो सो इज ऑलवेज यूज्ड रिलेटिवली, सो इज ऑलवेज यूज्ड रिलेटिवली एंड इट इज फॉलोड बाय दैट। तो को हम लोग हमेशा रिलेटिवली यूज करते हैं, उसके बाद में हम लोग दैट यूज करते हैं। क्या मतलब है? जैसे he is so rich that, देखो अब मैं बताता हूँ, वेरी का मतलब होता है बहुत, बहुत रिच, ठीक है। सो का मतलब होता है इतना, तो बताना पड़ेगा इतना, ठीक है। he is so rich that he can buy a Boeing 747, प्लेन का नाम है, बहुत बड़ा होता है Boeing 747, ठीक है। He is so rich that he can buy a Boeing 747, कुछ भी ऐसा जो भी लिख दो, ठीक है। हम लोग बोलते हैं आई एम सो हैप्पी, इनकम्प्लीट होता है, बोलने में चलता है, बट इफ यू आर राइटिंग तो क्या बोलोगे? आई एम सो हैप्पी दैट आई फील लाइक डांसिंग, मैं इतना खुश हूँ कि मैं नाच भी सकता हूँ, ये नाचने का मन कर रहा है मेरा, ठीक है। आई एम सो हैप्पी दैट आई फील लाइक द किंग ऑफ द वर्ल्ड, समथिंग लाइक दैट। तो सो जब भी यूज करोगे इसके साथ क्या लगाओगे? दैट। थैंक यू सो मच होता है। हाँ गलत होता है, थैंक यू वेरी मच, ठीक है। देखो मैं बोल रहा हूँ ना, सो तो भाई ऐसा होता है कि हम लोग जब बातें कर रहे हैं तो उसमें सो सब जगह चलता है। आई एम सो हैप्पी, सो सैड, सो वॉट एवर, ठीक है, ठीक है, सो नाइस, सो क्यूट, सब जगह चल जाता है, ठीक है। बट इफ यू राइटिंग एग्जाम की बात है तो सो खाली नहीं छोड़ा जाएगा, उसके साथ में क्या आएगा? दैट आएगा। इट इज फॉलोड बाय दैट। अच्छा एक और चीज़ है, हम लोग भी टू का यूज़ पढ़ते थे तो एक और चीज़ देख सकते हैं, कई बार यूज़ किया था, ओनली टू का मतलब होता है वेरी, नन नन टू बोलते हैं, ओनली टू दैट, नन टू, हाँ, नन टू का मतलब होता है नॉट वेरी, ठीक है। The movie is none too good, मतलब not very good, ठीक है। I am only too glad to help you, इसका मतलब I am very glad to help you, ठीक है। बोलने का बस तरीका है कि और इस तरीके से बोला चाहता है, लोग बोलचाल में यूज करते हैं इसे। ओनली टू के साथ आता है वेरी, एंड नन टू का मतलब होता है नॉट वेरी। ऑल
अनकॉमन है, हम लोग अपने आपस में यूज नहीं करते इसे, बस लोग यूज करते हैं, बोला जाता है इसे। मतलब यू कैन फाइंड इट इन सेंटेंस, क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन में मिलेगा। आगे बढ़े। अब बात करते हैं थोड़ी सी वेरी और मच। वेरी इज यूज्ड with पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री क्या? एडजेक्टिव। एंड पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव के साथ यूज किया जाता है। मच इज यूज्ड with comparative degree। ठीक है। He is very good, honest, जो मन करे लिखो। ठीक है। पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव लगाओ। He is very good person, very nice person, नाइस, कुछ भी लिखना चाहो। ठीक है। पर्सन यानी कि पॉजिटिव डिग्री के साथ यूज किया जाता है। ठीक है। He is smarter than John। वो जॉन से ज्यादा स्मार्ट है, वो जॉन से बहुत ज्यादा स्मार्ट है। कैसे बोला जाएगा? He is much smarter than John। ठीक है। अच्छा एक और चीज है, जैसे हम लोग मच लिख रहे हैं कंपैरेटिव डिग्री के साथ में, हम लोग वेरी प्लस मच का यूज भी कर सकते हैं कंपैरेटिव के साथ में। जैसे he is very much wiser than John। जो भी नाम है, he is very much wiser than John। है समझ में? ठीक है। तो you can also use very much comparative degree। तो इन्हीं कारणों से क्या होता है, इसी रीजन की वजह से हम लोग मच के साथ में मोर भी यूज कर लेते हैं। सिंपल। मोर क्या है? कंपैरेटिव डिग्री तो है बस। जिस शब्द का ER लगा के हम नहीं बना पाते उसके साथ क्या लगा देते हैं? मोर लगा देते हैं। ठीक है। अब जैसे इंटेलिजेंट नहीं बोलते, इंटेलिजेंट बोलते हैं, तो ही इज मच मोर इंटेलिजेंट देन सम पर्सन। ठीक है। देखो क्या होता है, एडजेक्टिव में एक रूल होता है कि दो कंपैरेटिव डिग्री साथ में नहीं आती है। तो कई बार जब क्वेश्चन एक मिलता है जिसमें मच मोर साथ में लगा होता है और स्टूडेंट को नहीं पता कि क्या हो रहा है, एरर ढूंढने की कोशिश में वो क्या करते हैं, मच मोर पे एरर लगा देते हैं कि ये दोनों साथ में नहीं आएंगे। बहुत बार ऐसा देखा गया है। तो जब हमें एरर नहीं मिल रही होती तो हम कुछ भी तलाश रहे होते हैं किसी सेंटेंस में, कुछ तो मिले। ठीक है। तो हम लोग मच मोर जैसी ये चीज कर सकते हैं, तो मच मोर साथ में आ जाता है। तो ऐसा सेंटेंस बोल सकते हैं, ही इज much more intelligent than Korean। Now, me कैसे? जॉन को ही ले लेते। He is much more intelligent than John। I am much more intelligent than him। ऐसे बोल सकते हैं यहाँ पे। हम तो अपने आपको ऊपर रखेंगे, सेंटेंस बनाने इसमें रखें, तो यहाँ से हमारी इंटेलिजेंस पता चल रही है। तो
ही इज मच मोर इंटेलिजेंट देन जॉन। तो वेरी और मच का यूज मतलब मजेदार है, ये यूज आप करो आराम से, वेरी पॉजिटिव डिग्री के साथ आएगा तो वेरी मच, वेरी नाइस, वेरी हाँ यूज करने को। मच कंपैरेटिव डिग्री के साथ आएगा और वेरी मच को भी कंपैरेटिव डिग्री के साथ हम यूज कर सकते हैं। ये है वेरी मच। फेयरली एंड रादर। फेयरली रादर का मतलब क्या होता है? कई बार आप इंग्लिश में एक शब्द यूज करते हो समवॉट, या हिंदी में हम बोलते हैं कुछ, चाहे कुछ गर्म है, मौसम कुछ ठंडा है, इस तरीके से बोलते हैं। तो जब वो चीज़ तुम्हें पसंद आ रही होती है, जो कुछ वाली चीज़ है वो पसंद आ रही होती है, तो यूज करते हो फेयरली, यानी कि फेवरेबल कंडीशन में। अनफेवरेबल में यूज करते हो रादर। ठीक है, कैसे? The coffee is fairly hot. कॉफी ठीक ठाक गर्म है, कुछ गर्म है, ठीक ठाक गर्म है, बेसिकली ठीक ठाक फेवरेबल है, ठीक ठाक गर्म है। ठीक है, तो कॉफी इज फेयरली हॉट। मान लो तुमने कोल्ड कॉफी मंगाई थी, वो गर्म है, ठीक है, तो थोड़ी बोलोगे फेयरली हॉट, मतलब कुछ नहीं, तो तुम बोलोगे द कॉफी इज रादर हॉट। मतलब इनफैक्ट ऐसा छोड़ो, गर्म नहीं है, उतनी ठंडी नहीं जितनी होनी चाहिए थी। जैसे जब हम लोग कभी भी ऐसा होता है कोल्ड ड्रिंक ले रहे होते हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे होते हैं, तो कोल्ड ड्रिंक कभी कभी ऐसा होता है ना कि फ्रिज में से निकाल के दिखाता है ये देखो सही है नहीं, तो कभी हमारा होता है ये तो गर्म है, वो गर्म नहीं होती, वो बस ठंडी नहीं होती है, मतलब जितना भी जितना चाहिए उतना नहीं होता। तो हम लोग कई बार हम नहीं बोले कि कम ठंडी हम कह रहे तो गर्म हो रही है, ठीक है, तो वो गर्म नहीं होती, बस उतनी ठंडी होती जितनी चाहिए। तो कई बार हम जब बोल देते हैं कि अरे कोल्ड कॉफी मंगाई थी तो बिल्कुल गर्म नहीं, ठीक है, तो कॉफी इज रादर हॉट, उस टाइम पे बोल लेंगे। मतलब ये कि अगर हमें चाहिए हॉट कॉफी है तो जनरली भी मान जाते हैं कॉफी का मतलब हॉट कॉफी है, जब तक हम स्पेसिफाई ना करें कोल्ड कॉफी तब तक कॉफी मतलब हॉट कॉफी। तो पसंद की है पहले, ठीक है। जैसे मौसम बाहर, द वेदर इज रादर कोल्ड, ठीक है। अभी देखो यही अगर गर्मी का मौसम है, गर्मी में अगर बाहर मौसम ठंडा हो तो हम क्या बोलेंगे? द वेदर इज फेयरली कोल्ड, लेट्स गो आउटसाइड, ठीक है। मीनिंग पे डिपेंड करता है हम क्या यूज करने वाले। मेन चीज मुझे याद रखनी वो ये है कि फेवरेबल में ये यूज किया जाएगा, अनफेवरेबल में ये यूज किया जाएगा। अब गर्मी और मौसम ठंडा हो हम बोलेंगे द वेदर इज फेयरली कोल्ड, लेट्स गो आउटसाइड। ठंडी में वो द वेदर इज रादर कोल्ड, लेट्स स्टे इनसाइड, ऐसा है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है ऑन द कंडीशन, ठीक है। तो जैसे वी वांटेड हॉट कॉफी, हॉट ही चाहिए थी, ठीक ठाक गर्म है, ठीक है। अब इन विंटर्स तो ज़्यादा गर्मी लग रही है, वो सॉरी ज़्यादा ठंड लग रही है, तो क्या कोल्ड, ज़्यादा कोल्ड, ज़्यादा ठंडा है, ठीक है। तो जब ये कंडीशन पे डिपेंड करेगा पूरी तरीके से, तो आराम से पता लगा सकता है कि हमें क्या यूज़ करना है इसमें से। लिटरली कहाँ यूज किया जाता है? लिटरली का देखो सीन क्या होता है, जहाँ पे हम लोग बोलना चाहते हैं ना, एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही हो गया, बिल्कुल। मतलब तुम जब बोल रहे होते हो इतनी गर्मी थी कि आग बरस रही थी, ठीक है, लिटरली आग बरस रही थी, मतलब सच में आग। लेकिन एक्चुअली हमारा मतलब होता है कि हम जो वर्ड्स यूज कर रहे हैं उसकी इंटेंसिटी उतनी थी, ठीक है। तो लिटरली ऐसा हो गया हमें, ठीक है। तो लिटरली हम लोग वर्ड क्या करते हैं, लिटरली केवल आपकी बात पे एम्फेसाइज करने का काम करता है, जो भी आपने शब्द यूज किया उसको करने का, ठीक है। ऑल्दो लिटरली का यूज बहुत सारे डीप सेंस में देखा है तो गलत करते हैं लोग, क्योंकि लिटरल एक्चुअली लिटरेचर वर्ड से ही बनता है। लेकिन हमने जब कॉमन पार्लेंस में यूज करना शुरू कर दिया तो उसका मीनिंग हम एग्जैक्टली वाले सेंस में यूज करने लगते हैं, क्योंकि डेफिनेटली बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही हो रहा था, ये हुआ इसके साथ।
हैं आज के लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक काम करेंगे, वेरी और मच का एक और यूज लिखेंगे, चाहो तो लिख सकते हो। वेरी और मच को हम लोग यूज करते हैं वेरी को प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ में, मच को पास्ट पार्टिसिपल के साथ में, ये यूज बताऊंगा मैं। ठीक है, पार्टिसिपल बताऊंगा आपको क्या होता है, कल नहीं देना, कल पढ़ा था मैंने पार्टिसिपल के बारे में। ठीक है, तो वाली चीज़ भी हम देखेंगे और तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए इतना रखते हैं। आज वाली चीज़ समझ में आई, एक बार पढ़ लेना क्योंकि सारी चीज़ें यूजफुल हैं। एडवर्ब्स क्वेश्चंस मिलते हैं और अच्छा है बोलने के लिए भी और कैसी हर चीज़ की न्यूज़ को पढ़ो ताकि हम लोग मिलते हैं।